स्टार्ट रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है। तो फिर ये शायद इससे ज़्यादा बड़ी फाइल क्रिएट करता होगा। हाँ बता रहा हूँ कि ये हमारी 1 GB से ऊपर फाइल हो गई है कल की भी। अच्छा जी, तो ये कुछ सीन है हमारे पास। हमारी मीटिंग स्टार्ट है, सब कुछ ठीक ठाक काम कर रहा है। और अब ज़रा हम लोग काम चेक करते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या काम किया था। और उसी के थ्रू जो है हम लोग अपना एक प्रोजेक्ट बनाएंगे 15 बैच ना, और रिएक्ट कोर्स, और उसके बाद माई ऐप, और फिर इसको ज़रा मैं लाइव कर रहा हूँ मेरे ओपन विद कोड के अंदर जाके। और अब ज़रा आके इसको चेक करते हैं कि ये कहता क्या है हमें। कल हम लोगों ने मेनली जो है ना टोटल 3 चीज़ें देखी थी। रूल्स हमने कुछ देखे थे हमारे इस यूज इफेक्ट के, कि यूज इफेक्ट काम क्या करता है। हमने देखा था कि यूज इफेक्ट जो है वो हमारे साइड इफेक्ट्स परफॉर्म करने में मदद करता है हमें, ऐसे ही है। अब वो साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? साइड इफेक्ट्स आपका हर वो इफेक्ट जो कि आउटसाइड द कंपोनेंट काम करेगा आपका, वो आपका साइड इफेक्ट होता है। आपने कोई इस तरह का काम करना है तो आप फिर उसको अपने यूज इफेक्ट के अंदर डाल देते हो। जैसे कि मैं इसको पहले एक बार लाइव कर रहा हूँ npm स्टार्ट करके, हमारी एप्लीकेशन लाइव जाएगी। अब इसको देखते हैं कि ये कहता क्या है हमें। ठीक है, तो ये कुछ सीन है हमारे पास। आउटसाइड द कंपोनेंट से हमारा ये मतलब था कि हम लोग ये काम कर सकते हैं। हम जो अगर मैं अपनी विंडो का रीच साइज चेक करता हूँ, छोटा किया मैंने इसको, ये चेक करो 802 पिक्सल्स है, और छोटा किया तो उसी के साथ साथ जो है मेरी पिक्सल्स को जो है कम ज़्यादा बताता जा रहा है मुझे कि इसका जो साइज है वो इस टाइम पे कितना है। ये मेरा आउटसाइड द कंपोनेंट काम हो रहा है, मेरी विंडो के अंदर ये रहकर ये सारा काम हो रहा है। इस तरह का अगर मुझे कोई भी काम करना तो मैं मेरे यूज इफेक्ट को यूज़ करूँगा। ये तो खैर इसका बहुत ही छोटा सा टास्क था। इसका जो यूज इफेक्ट का मेन काम है ना, वो है हमारे पास हमारा एपीआई को फेच करना। एपीआई को फेच करना मतलब हम लोगों ने अब तक यूज स्टेट के अंदर देखा था कि हम लोग अपना डेटा बना रहे थे। अगर मैं यहाँ पे आके दिखाऊं आप लोगों को, तो यूज स्टेट के अंदर डेटा डॉट जेएस हमने अपना डेटा बनाया, 5-6 आईडीज वगैरह दी और उसको प्रोडक्ट्स बनाई हमने, और उसको हमने एक एरे के अंदर स्टोर करवा दिया। उस एरे के ऊपर हमने मैप का मेथड अप्लाई किया। हमने कुछ इस तरह का काम किया था। अब हम लोग यहाँ पे आके क्या काम कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट एक लिंक के थ्रू सारा एपीआई के डेटा को फेच करने वाले हैं यहाँ पे आके, ताकि हमारे पास कोई भी डेटा हमारी इस पीसी के अंदर सेव ना हो। बस उस एक लिंक के अंदर सारा डेटा पड़ा, उस लिंक को ही डायरेक्ट आप फेच कर लो, बस इतना सा काम है हमारा। डन है। साइमन चार्ज हो रहा है ये? ठीक है, तो अब यूज इफेक्ट के ऊपर चलते हैं। अब पता है मैं क्या काम करने वाला हूँ? मैं जाने वाला हूँ यहाँ पे आके अपना एक कोर्स एपीआई के ऊपर, और कोर्स एपीआई के ऊपर मैं नहीं जाऊँगा, मैं जाऊँगा api.github.com/users। अब पता है ये क्या देती है हमें? गिटहब के पहले आई थिंक 30 यूजर्स, जब गिटहब बनाया गया था ना, तो इस लिंक के अंदर जो है हमें गिटहब के पहले 30 यूजर्स मिलेंगे, जो कि पहले जिन्होंने सबसे पहले अपने अपने अकाउंट बनाए थे यहाँ पे api.github.com/users, और एंटर करते हैं इस चीज़ को आके। अगर आप लोग एंटर करते हो इस चीज़ को आके, तो आप लोग देखोगे कुछ ये डेटा। आपने किस तरह बनाई थी वो पिछली वेबसाइट थी? वो हमने यूज स्टेट के थ्रू बनाई है। यूज स्टेट, उसमें हमने मैप का मेथड अप्लाई किया हुआ है, बिल्ट इन मेथड है मैप। ठीक है। अब यहाँ पे क्या सीन है, अगर आप लोग इस चीज़ को गौर से देखो तो ये डेटा काफ़ी हद तक उस डेटा से मिलता है जो कि हमने अपना खुद का डेटा बनाया था। आईडी और उसके बाद नेम, टाइटल, और उसके बाद प्रोडक्ट वगैरह। ये डेटा कुछ उसी तरह का डेटा है हमारे पास, बट इस बार मैं इस डेटा को ऐसा नहीं है कॉपी करूंगा यहाँ से आके और पेस्ट करूंगा अपने किसी फाइल के अंदर रह के, और फिर उसको अपनी स्टेट के अंदर रेंडर कर दूंगा। मैं कुछ इस तरह का मैं काम नहीं करने वाला है यहाँ पे आके। इस बार मैं काम करूंगा कुछ ये एक प्रॉपर लिंक पड़ा हुआ है हमारे पास, बस api.github.com/users। कंट्रोल C करूंगा मैं इस चीज़ को, और इस लिंक के थ्रू मैं इस पूरे डेटा को फेच करने वाला हूँ। एपीआई जो भी है ना करो, या फिर मैं खुद ही था, मैं जब ऐसे ऐसे कर रहा था। तो किसी का फोन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास कंट्रोल C कर, मैं इस लिंक को, और सिंपली इस लिंक को मैं यहाँ पे आके पेस्ट करूंगा। अपनी एक न्यू फाइल जनरेट कर रहा हूँ मैं, और मैं एक फोल्डर बनाऊंगा, इसके अंदर आके अपना यूज इफेक्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, यूज इफेक्ट प्रोजेक्ट के नाम से क्या काम किया, मैंने अपना एक फोल्डर बना दिया हुआ, और इसके अंदर आके मैं क्या काम करूंगा, अपना एक फाइल बना लूंगा गिटहब यूजर्स के नाम से। गिटहब users.js करते हैं इस चीज़ को। तो हमारे पास ये जो है गिटहब यूजर्स की एक फाइल बन गई, और हाँ एक मैं CSS की भी फाइल बनाऊंगा, गिटहब users.css। गिटहब.css करते हैं इस चीज़ को। डन है, कोई मसला? अब आज और इसके अंदर रख के काम करते हैं। मैं करूंगा RAFCE सारा, और मेरे पास ये एक आगे मेरे गिटहब यूजर्स, गिटहब, और ये हम लोग चेंज करते हैं यूजर्स। डन है।
मेरे कंपोनेंट का नाम है गिटहब यूजर्स और मैं अपना मोड ज़रूर चेंज करूंगा, रिएक्ट जावास्क्रिप्ट पे अपनी आकर चेंज कर लूंगा और इसके अंदर फिलहाल के लिए मैं सिर्फ यही रखूंगा h1 मेरे गिटहब यूजर्स। सेव करेंगे इस चीज़ को, ठीक है। और ये जो मेरी फाइल है इसको मैं मेनली अपनी इंडेक्स और जेस की फाइल के अंदर जाकर कॉल करवा दूंगा, जहाँ पे मेरा परफॉर्मेंस वाला कॉल हो रहा था लास्ट क्लास में जब हमने काम किया था, ठीक है। तो इधर आकर हम लोग क्या काम करते हैं, क्या नाम था मेरे कंपोनेंट का, क्या नाम था, गिटहब यूजर्स मेरे कंपोनेंट का नाम है। तो वो मैंने यहाँ पे आके कॉल करवा दिया, परफॉर्मेंस को कमिट कर दिया। तो अब मुझे मेरे ब्राउजर में दिखने चाहिए मेरे गिटहब यूजर्स वाला डेटा, जो कि अगर लाइव है तो यहाँ पे आएगा मेरा गिटहब यूजर्स। गिटहब यूजर्स मेरे पास आ रहा है, ठीक है, डन है, कोई मसला। अब आ जाओ, अब इसको बंद करते हैं और अब गिटहब यूजर्स के ऊपर आके सारा काम करते हैं। मैं अपनी एक वेरिएबल बना रहा हूँ कॉन्स्ट करके, यूआरएल इज इक्वल टू वो यूआरएल जो मैं वहां से कॉपी करके लाया हूँ, कंट्रोल वी, सही है, कोई मसला। और अगर अब मैं आपको दिखाऊं तो जो जैसे कोई भी कंट्रोल क्लिक करेगा इसके ऊपर, वो इसी डेटा के ऊपर जाएगा, ये वही डेटा एक्सेस हो जाएगा उसके पास। तो इसका ये मतलब है कि मैं इस डेटा, मेरे पास ये एक यूआरएल पड़ा हुआ है, इसके थ्रू मैं सारा डेटा फेच कर सकता हूँ किसी ना किसी तरह से, ठीक है। क्या हुआ, कोई मसला, ठीक है। तो मैं जो है ये सारा का सारा डेटा जो है ना वो फेच कर सकता हूँ किसी तरह से। अब मैं इसको, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में चीज़ बताई कि अगर मुझे कोई भी किसी भी एपीआई से डेटा को फेच करना है तो वो मुझे किस तरह से करना है, मेरे यूज इफेक्ट के थ्रू, क्योंकि जो यूज इफेक्ट होता है हमारे पास हर तरह के साइड इफेक्ट्स परफॉर्म करने में मदद करता है वो, ठीक है। एपीआई को फेच करना, वो भी एपीआई के डेटा को फेच करना, वो भी एक तरह का साइड इफेक्ट ही है हमारे पास, आउट ऑफ द कंपोनेंट जाके काम हो रहा है हमारे पास। ओके, किसी ने आई थिंक ज्वाइन किया है, हाँ जी। तो ये भी जो है हमारे पास आउट ऑफ द कंपोनेंट रहकर काम हो रहा है। अब मुझे क्या काम करना है, इसको भी यूज इफेक्ट के अंदर आकर डाल देना है। अगर मैं आप लोगों को ऐसी कंसोल डॉट लॉग यूआरएल करके दिखाऊंगा तो आपको मेरे कंसोल में वो सारा डेटा यूआरएल मिलेगा कि मेरे सारे गिटहब के यूजर्स मिलेंगे। वो काम उस पर नहीं जा रहा हूँ मैं। दूसरा इधर, और हम लोग जा रहे हैं सिंपली यहाँ पे आके अपनी एक स्टेट बनाऊंगा मैं, और इधर आके मैं करूंगा मेरे यूजर, और सेट यूजर के अंदर मैं क्या काम करूंगा, अपना एक एम्प्टी एरे दूंगा, एम्प्टी एरे। और सबसे पहले तो मैं ये काम जरूर करूंगा, हैवी है ना ये, अच्छा जी। तो हम लोग आगे इधर, तो हमने क्या काम किया, अपनी एक स्टेट बनाई है और उस स्टेट के अंदर जो है हमने इनिशियल वैल्यू उसकी क्या दी है, एम्प्टी एरे। एम्प्टी एरे मैंने यहाँ पे आके क्यों दिया है, एम्प्टी एरे मैंने यहाँ पे आके इसलिए दिया है क्योंकि इसी एम्प्टी एरे के अंदर मैं वो सारा डेटा स्टोर करना। जी बिल्कुल, ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है यार। अच्छा जी, तो ये सीन है कि मैं अपने इस एम्प्टी एरे के अंदर अपना वो सारा का सारा जो डेटा है यूजर्स का, वो सारा स्टोर करूंगा आगे जाके। मतलब कि इस यूजर्स के अंदर जो है ना मैं मैपिंग करूंगा यूजर्स डॉट मैप, ठीक है, क्योंकि इस एरे के अंदर वो सारा डेटा मेरा स्टोर हो जाएगा किसी ना किसी तरह से। आज जरा आप उसके ऊपर आकर काम करते हैं। हमारे पास क्या सीन होता है यहाँ पे, हमें पता है कि पहले तो मुझे यूज स्टेट को ऊपर इंपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि मुझे एरर दे देगा, क्योंकि यूज स्टेट मैंने यूज किया लेकिन उसको इंपोर्ट नहीं किया हुआ। हो गया इंपोर्ट, ये डन। उसके बाद आ जाओ आप लोग और अब फेचिंग करते हैं। आप लोग सिंपली ये काम कर सकते हो कि आप अपना एक सेपरेट फंक्शन बना दो जिसके अंदर सारा आपकी एपीआई को फेच कर रहा होगा वो, और फिर उस फंक्शन को कॉल करवा दो आप डायरेक्ट अपने यूज इफेक्ट के अंदर, वैसे भी काम कर जाएगा। या फिर ऐसे भी काम कर जाएगा कि आप अपने पूरे उस ना जो यूज इफेक्ट है उसी के अंदर डायरेक्ट अपना सारा लॉजिक लगा दो। दोनों ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे। मैं पहले सेपरेट करके दिखाऊंगा आप लोगों को। मैं करूँगा कॉन्स्ट फेच यूजर्स, ये मेरा एक फंक्शन है कॉन्स्ट फेच यूजर्स, इसको मैं कॉल करवाऊंगा मेरे यूज इफेक्ट के अंदर आगे जाके। कॉन्स्ट फेच यूजर्स, नहीं यार ये मैं खुद बना रहा हूँ, ये फेच यूजर मैं खुद बना रहा हूँ, मेरे फंक्शन का नाम है ये, ठीक है। और ये एरो फंक्शन हमने जो है एक यहाँ पे आके अपना लगा दिया होगा, डन है। हमने अपना एक एरो फंक्शन लगा दिया यहाँ पे। यहाँ से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट और कह सकते थोड़ी सी ट्रिकी चीज आने वाली है, एसिंक अवेट। नाम सुने कभी किसी ने, मैंने आपको शायद पहले बताया था इसके बारे में थोड़ा सा, एसिंक अवेट क्या चीज होती है। एसिंक, अब हमें पता है कि हमारा कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर रहा होता है, यह बात तो कर करके थक चुके हैं हम लोग कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन हो रही है हमारी, और अगर एक कोड जो है वो उसको रेंडर होने में थोड़ा सा टाइम लगा, अगला कोड ब्लॉक हो जाएगा हमारा, ठीक है। एपीएस का काम वही है, ये चेक करो जरा यहाँ पे, अगर आप लोग देखो मुझे इतना ज़्यादा डेटा फेच करना है, तो क्या हो अगर इस डेटा ने फेच होने में थोड़ा सा टाइम ले लिया तो मेरा जो पूरा वेब पेज है वो फिर वहीं पे अटक जाएगा, आगे वो चीज़ तुम्हें वो मुझे कोई भी चीज़ शो नहीं ना करवाएगा फिर।
तो इसलिए हम लोग क्या काम करेंगे, अब अपना एक प्रॉमिस रिटर्न करवाते हैं यहाँ पे आके। प्रॉमिस क्या चीज़ होती है? प्रॉमिस एक सिर्फ ऐसी चीज़ होती है, एक बिल्ट इन चीज़ होती है हमारे पास, जो कि आपका वेट करता है जब तक आपका एक ना आपका अगला लॉजिक रेंडर नहीं हो जाता और इसका खुद का टाइम नहीं आ जाता रेंडर होने में, ठीक है। वो एक प्रॉमिस होता है हमारे पास मेनली। मैं यहाँ पे आके अगर करूँ, मेरा कॉस्ट यूजर्स वेरिएबल का नाम है, आप कुछ भी रख सकते हैं, कॉस्ट यूजर्स इज इक्वल्स टू मेरा फेच। ये जो फेच है ना, ये एक बिल्ट इन मेथड है फेच वाला ऊपर से ठीक है। नहीं, ये मैं नया वेरिएबल बनाया, आप कुछ भी बना सकते हो। ऊपर भी यही वेरिएबल है। देखो वो स्टेट है मेरी, वो सेपरेट चीज है, ये और वेरिएबल है मेरा, ठीक है। अच्छा, कॉस्ट यूजर्स इज इक्वल टू फेच। ये जो फेच मैं यूज कर रहा हूँ ना यहाँ पे, कि ये एक बिल्ट इन एपीआई होती है, फेच बिल्ट इन मेथड होता है जो कि फेच करता है हमारे यूआरएल को, हमारी एपीआई की उस लिंक को, ठीक है। तो अगर ये एक मेथड है, एक फंक्शन है, तो मुझे ऑब्वियस ये तो करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा ना मेरे फंक्शन को। इसके अंदर मैं पास कर दूंगा अपना यूआरएल, मेरा वेरिएबल जो था यूआरएल कुछ ये डन हो गया। कुछ इस तरह से हमारा काम हो गया। अब अगर मैं आपको कंसोल डॉट लॉग करके दिखाऊं ना मेरे यूजर्स ये वाले, तो आप लोग देखोगे एक प्रॉमिस रिटर्न होगा मेरे कंसोल में, बट वो पेंडिंग पर होगा, पेंडिंग। कंट्रोल एस कर रहा हूं इस चीज को मैं, और आऊंगा मेरे ब्राउजर में, इसको इंस्पेक्ट करते हैं यहाँ पे आके हम लोग, और कंसोल इसका चेक करते हैं हम लोग। और ओके अभी नहीं होगा क्योंकि मैंने मेरे फंक्शन को कॉल तो करवाया नहीं है, मेरा फंक्शन बना हुआ है बट वो कॉल तो हो नहीं रहा ना, तो मैं इसको जो है अपने यूज इफेक्ट के अंदर कॉल करवा दूंगा। अभी आज जरा और यूज इफेक्ट लगा देते हैं, यही था यूज इफेक्ट का सिंटेक्स, और इसके अंदर जो मैं फेच यूजर्स को जो है ना कॉल करवा दूंगा कुछ इस तरह से। डन हो गया। अब इसको सेव करके जरा चेक करते हैं। तो अब आप लोग चेक करो कि एक प्रॉमिस रिटर्न हो रहा है हमारे पास, प्रॉमिस आ रहा है, और वो क्या है, उसकी प्रेजेंट स्टेट क्या है, पेंडिंग पे है। वो प्रॉमिस आ गया। हमने जो है ये जो फेच है ना, ये हमारा मेल एक प्रॉमिस रिटर्न करवा रहा होता है। ये जो फेच है हमारी एक प्रॉमिस, पेंडिंग है। एम्प्टी नहीं है। मैंने अब तक सिर्फ अपनी एक लाइन नहीं लिखी है, मैं अभी वो लाइन लिखूंगा तो ये पूरा रिस्पॉन्स हमें करेगा। अभी मैं आपको ये चीज दिखा रहा हूँ कि हमारा जो एक प्रॉमिस होता है ना, वो उसकी दो स्टेट्स होती हैं, फुलफिल्ड और पेंडिंग। हमारे प्रॉमिस की दो स्टेट होती हैं, या फुलफिल होगा या फिर वो पेंडिंग पे होगा। अभी जो है ना ये पेंडिंग पे है, क्योंकि मैंने क्या काम किया हुआ है, अभी तक सिर्फ उसको ना फेच किया है, बट उसको एज एन रिस्पॉन्स सेंड नहीं किया हुआ मैंने। हमारे पास जो टास्क होते हैं वो ये दो टास्क होते हैं हमारे पास। आपने पहले तो उसको फेच करना होता है, उसके बाद जो है ना उसको एज एन रिस्पॉन्स जेसन फॉर्म में सेंड करना होता है। जेसन क्या चीज होती है हमारे पास? जेसन का मतलब होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ठीक है। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, जब हम लोग अपनी रेक स्टार्ट कर रहे थे, आप लोगों को मैंने ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दिखाया था, उसमें एक फाइल है हमारे पास पैकेज डॉट जेसन, ठीक है। ये है हमारा जेसन का सारा फॉर्मेट। हमारा जो भी डेटा हो रहा है ना, जो भी डेटा हमारा सेव हो रहा होता है, और ये जो फेच एपीआई है, ये हमारे डेटा को एज एन इस फॉर्म में कन्वर्ट करती है। फेच एपीआई उसको एज एन इस जेसन फॉर्म में जो है कन्वर्ट करेगी, एज एन रिस्पॉन्स वो जेसन में देगी हमें। अच्छा ले वो रे में ले लिया। हाँ, जैसे भी ले रही है, एरे में ले नहीं रही है। अगर आप लोग इस चीज को देखो ना, तो वो भी मेरी जेसन है, जेसन ही है ये भी है एक चीज, ठीक है। तो वो क्या काम कर रही होती है, यहाँ पे आके हमारा जो फेच का एपीआई वो उसको एज एन रिस्पॉन्स जेसन के अंदर स्टोर करवाती है, जेसन के अंदर। तो अभी जो है मैंने क्या काम किया है, उसको सिर्फ प्रॉमिस दिया कि यार आपने ये चीज मेरे यूआरएल को जो है फेच करना है, बट मैंने उसको एज एन जेसन रिस्पॉन्स में सेंड नहीं किया, ठीक है। दो बस इसके मेन टास्क होते हैं। पहले प्रॉमिस को जो फेच है, पहले अपने यूआरएल को फेच करो। अगला टास्क हमारा होता है कि उसको एज एन रिस्पॉन्स जेसन में सेंड करो, ठीक है। तो एक चीज तो हमारी हो चुकी है यहाँ पे आके, कि हमने उसको फेच कर लिया हुआ है यहाँ पे, इसलिए प्रॉमिस का काम करे बट वो पेंडिंग पे आ गई। अब हम लोग एक अपना और वेरिएबल बनाऊंगा, और मैं इसका वेरिएबल, इस वेरिएबल का नाम कॉन्स्ट रिस्पॉन्स कर सकता हूँ। आपकी मर्जी, आप लोग जो मर्जी करोगे, ठीक है। कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू मेरा पिछला वेरिएबल जो यूजर्स था, मैं लिखूंगा मेरा यूजर्स डॉट जेसन, ठीक है। यूजर्स डॉट जेसन करो इस चीज को, और कुछ ये, इससे ये होगा कि जो ये फेच यूआरएल है वो उसको ऐसे एक जेसन फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। डन हो गया। अब अगर आकर मैं यहां पर जो है ना यूजर्स की जगह रिस्पॉन्स लिख देता हूं, मेरा इस वेरिएबल का नाम रिस्पॉन्स लिखता हूं, और अब इसको सेव करके जरा अब आते हैं अपने ब्राउजर के अंदर। अब जो है क्या कह रहे हो, फुलफिल हो जाना चाहिए, लेकिन उसने हमें क्या काम किया, एक तरह का एरर दे दिया है। और वो एरर क्या है हमारे पास, उसने हमें एरर दे दिया है कि जेसन इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। रिस्पॉन्स डॉट जेसन इज नॉट अ फंक्शन। यहाँ पे आके अब यहाँ पे वापस मैं बात करूंगा अपनी थोड़ी सी
एसिंक अवेट की। एसिंक का मतलब एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस का मतलब क्या कि क्लाइंट वाले एग्जीक्यूशन तो होगी बट वो एज एन कॉल बैक काम करेगा, प्रॉमिस रिटर्न करवा रहा होगा कि अगर ये कोड थोड़ा सा फेच होने में टाइम लेगा, क्योंकि जो कि ऑब्वियस इसने लेना है, ये जब टाइम लेगा तो अगला कोड ऐसे एग्जीक्यूट करो, आप इसका वेट करो जब तक ये प्रॉमिस रिटर्न नहीं करता, तब तक आपने इसको रेंडर नहीं करना। तो इसके लिए हमारे पास एक सिंटैक्स होता है, आप यहाँ पे आके अपने फंक्शन के साथ एसिंक लिखते हो, एसिंक कुछ इस तरह से, और उसके बाद यहाँ पर आकर जो है ना, आप जहाँ पर आपकी फेचिंग हो रही है और जहाँ पे आप उसको एज एन रिस्पॉन्स सेंड कर रहे हो, आप वहाँ पर अवेट लिख देते हो। अवेट मीन्स वो वेट करेगा, और यहाँ पे आके भी अवेट, वो वेट करेगा कुछ इस तरह से। अब इसको सेव करते हैं और अब जरा आते हैं हम लोग अपने ब्राउजर के अंदर। तो अब आप लोग जरा चेक करेंगे मुझे क्या दिख रहा है। मुझे एक तरह का एरर दिख रहा है जिसके अंदर क्या है, मेरे 30 गिटहब के यूजर्स हैं, मेरा प्रॉमिस जो है वो फुलफिल हो चुका है और उसने मुझे प्रॉपर डेटा सारा का सारा दे दिया है। इस चीज को मैं रिपीट करूंगा क्योंकि आपके सारे चेहरे देख के मैं समझ जाऊं कि ये तो बाउंसर गई है बात हमारी। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैं दोबारा से इस चीज को रिपीट कर रहा हूं। अब इधर आओ, जरा चेक करो। पहली बात तो ये है, क्या यार, ये आप लोग अपना अपना म्यूट कर लिया करो, शोर आ रहा होता है बीच में। अब ये चीज चेक करें। पहली बात तो ये है कि हमें पता है कि यूज इफेक्ट क्या काम कर रहा है हमारे पास। यूज इफेक्ट सिंपली ये काम कर रहा है कि वो हमें जो है हमारे साइड इफेक्ट सारे परफॉर्म करके देगा, हमारी एपीआई को फेच करेगा, वो मेनली उसका काम ये है। ऐसे ही है ना, उसका मेनली काम यही है। इसलिए हमने क्या काम किया, जो भी फेचिंग की है उसका एक सेपरेट फंक्शन बनाया और उस फंक्शन को कॉल करवाया हमारे यूज इफेक्ट के अंदर। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट अपने फेच यूजर को कॉल करवा दी है। अब फेच यूजर्स हमने जब बनाना है तो उसमें हमने क्या काम करना है, फेच यूजर्स हमने बनाया और हमने क्या काम किया, इसमें एक प्रॉमिस रिटर्न करवा रहा है। फेच जो हमारे पास एक चीज़ है, बिल्ट इन चीज़ होती है, इसके अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर होती है ये फेच के नाम से। फेच काम क्या करती है, एक यूआरएल को एक्सेप्ट करती है और उसका हमें रिस्पॉन्स देती है। ठीक है, इसका काम मेनली है, एक यूआरएल को एक्सेप्ट करेगी और उसको एज अ रिस्पॉन्स जेसन फॉर्म में ये सेंड कर देती है। दो इसके मेनली काम है फेच के। तो हमने यहाँ पे आके क्या काम किया, एक वेरिएबल बना दिया कॉन्स यूजर्स के नाम से, या इसका नाम माई यूजर कर लो यार, कुछ भी कर लो, आपकी मर्जी है। माई यूजर के नाम से मैंने अपना एक वेरिएबल बनाया और उसको मैंने इक्वल किया कि आप फेच करो मेरे यूआरएल को। ठीक है, उससे फेच कर लिया मेरे यूआरएल को। हमने अब तक देखा यार कि जब जैसे मैं फेच करके console.log माई यूजर करता हूँ, वो प्रॉमिस एक रिटर्न करवाता है बट वो पेंडिंग पर होता है। ठीक है, मैंने अभी चीज बताई कि फेच जो है वो एक प्रॉमिस रिटर्न करवा देगा, बट उसके बाद उसने एक उसको एज एन जेसन फॉर्म में रिस्पॉन्स भी देना है। ठीक है, अगर मैं इस चीज को वापस से कमिट कर दूं और इधर आकर जो है रिस्पॉन्स की जगह जो है मैं डाल देता हूं मेरा माई यूजर, सही है, मेरे वेरिएबल ऊपर वाले वेरिएबल का नाम, और सेव करते हैं इस चीज को। आके ब्राउजर में आओ और इसको एक बार आकर रिलोड कर लो और ये चीज चेक करो अभी क्या है, रिस्पॉन्स मुझे आ रहा है एक तरह का। अगर मैं इसको चेक करता हूँ यहाँ पे आके, रिस्पॉन्स ने मुझे दे दिया बट उसने मुझे मेरा डेटा सारा का सारा जो है वो शो नहीं करवाया। अगर मैं हेडर के अंदर आके खोल के दिखाऊं तो वो मुझे ऐसी सारा चीज शो करवा रहा है कि आप काम ठीक कर रहे हो, फेचिंग आपकी प्रॉपर हो गई है। 200 स्टेटस कोड हमारा आ रहा है 200 का। हमारे पास कुछ HTTP के स्टेटस कोड्स होते हैं, 200 का स्टेटस कोड होता है, मतलब सक्सेसफुली सारा का सारा काम आपका प्रॉपर चल रहा है इधर आके। ठीक है, इस चीज़ को याद रखने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको बस थोड़ी सी नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ हम लोग अपने बैकएंड के अंदर देखेंगे, HTTP स्टेटस कोड्स। ठीक है, और ये पहली वेबसाइट ही अच्छी है थोड़ी, इसको ही खोलूंगा मैं और ये चीज़ चेक करो। इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्स होता है जब हम लोग 100 से लेकर 199 तक काम करते हैं। सक्सेसफुल रिस्पॉन्स होता है हमारे पास 200 से 299 तक। ठीक है, कि अगर हमने कोई भी काम सक्सेसफुली कर लिया है HTTP मॉड्यूल के थ्रू तो क्या होगा, वो हमें ये 200 का स्टेटस कोड देता है। हमारे पास अगर आप लोग चेक करोगे तो 200 का स्टेटस कोड आ रहा है, मतलब हर एक चीज प्रॉपर वर्किंग में है बट पेंडिंग पे है, प्रॉपर अभी वो काम नहीं की। हमने जो है फेच कर लिया प्रॉपर इस चीज को, बट उसको जो है एज एन रिस्पॉन्स हमने सेंड नहीं किया हुआ आगे जाके। ऐसे ही है ना, हमने उसको एज एन रिस्पॉन्स सेंड नहीं किया। जब हमने आकर उसको एज एन जेसन फॉर्म के अंदर सेंड कर दिया, जेसन के अंदर सेंड कर दिया, उसके बाद आके अगर हम लोग अपने console.log रिस्पॉन्स के ऊपर आए और उसको हमने इधर यूजर्स किया, माई यूजर्स करूंगा मैं क्योंकि मैं माई यूजर मेरे वेरिएबल का नाम था। पहले पेंडिंग आया था और अभी इस तरह आया, क्योंकि मैंने अवेट डाला हुआ था, इस बार मैंने अवेट डाला था इसलिए। माई यूजर डॉट जेसन अब आकर जरा आप लोग चेक करो, रिलोड करो और अब मेरे पास 30 के 30 यूजर्स आ जाएंगे। अब एसिंक अवेट की बात करते हैं। एसिंक का मतलब होता है एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस का क्या मतलब, मींस नॉन ब्लॉकिंग कोड। भले ही आप एपीआई को फेच कर रहे हो, भले उसके अंदर जितना मर्जी डेटा पड़ा हुआ है, जब आपने एसिंक लगा दिया उसका ये मतलब है
कि इसको वेट करना पड़ेगा, ये वेट कर लेगा, अगला कोड रेंडर होने लेगा ये, क्योंकि इसने टाइम ले लेना, हो सकता है मेरा इंटरनेट ही ना हो यहाँ पे। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, मैं जैसे अपना इंटरनेट बंद करूंगा ना, वो मेरा ये फैच नहीं करके देगा मुझे। और मैं अभी आपको ये करके दिखाता हूँ। अगर मैं अपना इंटरनेट जो है वो बंद करता हूँ, वाईफाई अपना बंद कर रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्ट ये गूगल से आ रहा है मेरा लिंक। और अब इसको सेव करते हैं और अब आते हैं जरा ब्राउजर के अंदर। और अब अगर आकर मैं इसको रिलोड करता हूँ, ये लो चेक कर लो, फेल टू फैच, क्या एरर आ रहा है? फेल टू फैच, फैच नहीं हो पा रहा उससे। क्यों? क्योंकि वो जो लिंक था वो डायरेक्ट आ रहा था गूगल से। तो जब इंटरनेट ही है तो गूगल का क्या सीन उसके साथ? अगर एसिंक ना लगाया तो एसिंक ना लगा फिर भी नहीं काम करेगा ये, क्योंकि जो फैच यू एपीआई है ना हमारे पास, फैच वो काम ये कर रही है कि ये हमारी डायरेक्ट किसी लिंक को उठाती है। मैं इनको हटाता हूँ, अवेट को हटाता हूँ, कंट्रोल जी, सभी अवेट को हटा दूंगा, फिर भी हमें वही एरर मिल गया, फेल्ड टू फैच। सेव करो, ब्राउजर के अंदर आओ, सेम एरर है, फेल्ड टू फैच। फैच वो कोई चीज़ कर ही नहीं सकता। हमारा जो फैच एपीआई है ना, फैच का जो फैच जो हमारे पास बिल्ट इन मेथड है, ये डायरेक्ट गूगल से कोई लिंक्स को फैच करने में मदद करता है हमें। तो अगर इंटरनेट नहीं है तो फेल टू फैच, फैच नहीं हो सकता। तो अब मैं अपना इंटरनेट दोबारा कनेक्ट करता हूँ, वाईफाई के ऊपर चलते हैं, और ये वाला था। ठीक है, और ये करके अब अगर मैं इसको कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ और अब आऊँ दोबारा और एक बार आकर अब इसको रिलोड करूँ, ओके ये मैं थोड़ी सी काम खराब कर दिया, इंटरनेट बंद किया तो सारी मीटिंग इनकी बंद हो गई थी। ओके, ये और एंटायर स्क्रीन करते हैं दोबारा से, ये करते हैं एक तो, और उसके बाद जो है हम लोग पार्टी में भी जाएंगे और बच्चों को बंद करेंगे हम लोग। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे आके क्या चीज़ देखी कि बगैर इंटरनेट के हम लोग फैच तो कर नहीं सकते। अब मैं अगर इसको करता हूँ रिलोड, तो फैचिंग हो जाएगी मेरी। अब माई यूजर डॉट जेसन इज नॉट अ फंक्शन, वो एक सेपरेट चीज़ आ रही है हमारे पास, मैं उसको भी सेट कर लेता हूँ। बट एक चीज़ समझ आ गई कि फैच किस तरह से काम करेगा, हमारा इंटरनेट के साथ काम करेगा हमें। ठीक है, यहाँ तो कोई मसला क्लियर है। अब उसके बाद हमारा अगला काम क्या है, ये जो प्रॉपर एक सारी सारी वर्किंग में चीज़ आ रही है ना, ये आ रही है एक एपीआई के थ्रू, और एपीआई का काम होता है एसिंक्रोनस, मतलब नॉन ब्लॉकिंग होना चाहिए उसका काम। अगर वो ब्लॉकिंग काम हो गया तो हमारा अगला कोड रेंडर नहीं होगा फिर। अब देख लो ना, क्योंकि अब ये ब्लॉक हो चुका है, अगला कोड देख लो मेरा रेंडर नहीं हो रहा। मैंने मेरे वेब पेज के अंदर लिखा हुआ था गिटहब यूजर्स, वो भी मेरा रेंडर होकर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा ना, क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि जो है मेरे इसी यहाँ पे मुझे एरर मिल चुका है और उसने अगले कोड को रेंडर ही नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे आके एसिंक अवेट लगा देता हूँ, उसका ये मतलब है कि भाई ये काम हमारा एसिंक्रोनस होने वाला है, मतलब नॉन ब्लॉकिंग होना चाहिए हमारा ये काम। ये जो फंक्शन हमारा पूरा नॉन ब्लॉकिंग होना चाहिए। आप अगले किसी कोड को जो है ब्लॉक नहीं करो, अगला कोड रेंडर कर दो। जैसे हमारा टाइम आएगा हम रेंडर हो जाएंगे, जैसे हमारा टाइम आएगा कि हम लोग ना हमारी प्रॉपर चीज़ें रेंडर हो रही हैं, हम आपको शो हो जाएंगे वहाँ पे जाके। अब अगर इसको सेव करके एसिंक करके अब मैं दोबारा आता हूँ मेरे ब्राउजर में, देखो मुझे गिटहब यूजर्स इस बार आके मिल रहे हैं। अगला कोड ब्लॉक नहीं हुआ सिर्फ मेरे उस एसिंक लगाने से, इससे मेरा फंक्शन पूरा एसिंक्रोनस बन चुका है। वेट लगाने से अब वेट लगाने से अब क्या होगा, अब मैं वापस इंस्पेक्ट करूँ और अब आपको वेट का बताता हूँ। एसिंक की समझ आ गई सबको? ठीक है, अब अवेट के ऊपर आ जाओ। माई यूजर इज नॉट अ फंक्शन, मुझे एक तरह का एरर मिल रहा है, माई यूजर इज नॉट अ फंक्शन। माई यूजर मेरे वेरिएबल का नाम है, जैसे हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है, बट वो कह रहा है फिर भी कि इट इज नॉट अ फंक्शन। क्यों ये कह रहा है इज नॉट अ फंक्शन? मेनली यहाँ हमारा जो काम हो रहा है वो इस फैच के साथ हो रहा है। फैच जो हमारा बिल्ट इन है चीज फंक्शन, वो करे हमारे यूआरएल को फैच। यूआरएल को जब वो फैच करता है तब उसको फैच करने में टाइम लगता है कुछ, ठीक है। उसको जब फैच करने में टाइम लगेगा, उसके साथ हम लोग अपना अवेट डाल देते हैं। अवेट इसलिए डालते हैं कि यार इसको थोड़ा सा वेट करें आप, इसका ये टाइम ले सकता है, अगला कोड एंटर करते हैं आप। हमारा एसिंक अगर हम नहीं लगाते हैं तो हमारा अवेट काम नहीं कर सकता। आप लोग चेक करो क्या आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड रिजर्व वर्ड अवेट। अगर मैंने एसिंक नहीं लगाया अपने फंक्शन के अंदर, मेरा अवेट काम नहीं करेगा। ठीक है, तो एसिंक मैंने लगाया आके यहाँ पे कुछ इस तरह से। अब अगर आके हम लोग चेक करते हैं और मैं दोबारा इधर भी आके अपना एक अवेट डाल दूंगा, अवेट और ये सेव। जब हमने ये काम किया, एसिंक अवेट दोनों डाल दिए, अब अगर आप लोग चेक करोगे तो पहले प्रॉमिस पेंडिंग पर था, बट अब जो है वो मुझे प्रॉपर रिस्पॉन्स दे रहा है। मेरे 30 के यूजर्स यहाँ पे मुझे शो हो रहे हैं। समझ आ गया हमें किस तरह से हमने एपीआई को फेच किया है? अभी तक सिर्फ फेच ही किया है, उसका लाइक पूरा एक स्ट्रक्चर नहीं बनाया हम लोगों ने, हम लोग वो बनाने वाले हैं अभी। बट यहाँ तक हम सबको क्लियर हो गया कि किस तरह से हमने फेच किया हुआ है और किस तरह से जो है हम लोग अपना ये एसिंक अवेट को यूज कर रहे हैं। डन है, कोई मसला किसी को रह के यहाँ पे?
हाँ बोले नासिर। हाँ बोले अहमद। हाँ हाँ। हम वेट करते हैं हमारे प्रॉमिस के रिटर्न होने का। देखो पहले पेंडिंग पर आ रहा था ना, तो ये वेट करते हैं ताकि हमारा प्रॉमिस रिटर्न हो जाए तब तक। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। देखो अगर हमारे पास दो सेपरेट फंक्शंस आए हुए हैं, एक फेच यूजर्स है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, और एक और कोई है फंक्शन हमारे पास जो कि किसी और एपीआई के यूआरएल को फेच कर रहा होगा, ठीक है। वहाँ पे होगा क्या, हमने दोनों जगह जो है अपना लगाया हुआ है ये एसिंक अवेट। अब यहाँ पे वो चेक करेगा। वो पहले तो हमारी हमेशा लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन कभी भी खराब नहीं होती है, हमेशा वो लाइन बाय लाइन हमारे कोड को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। अब यहाँ पे आके जब हमने दोनों जगह एसिंक अवेट लगा दिया, वो चेक करेगा कि कौन सा कोड जल्दी रेंडर हो रहा है, वो उसको पहले रेंडर कर देगा। दोनों जगह भले ही सेम कोड लिखा हुआ है एसिंक अवेट का, बट ये डिपेंड करता है आपके उस डेटा के ऊपर भी कि आप किस डेटा को फेच कर रहे हो। अगर ज़्यादा डेटा हो तो वो थोड़ा सा और टाइम ले सकते हैं। एसिंक का वेट का मतलब ही ये है कि वो उतना वेट करेगा जितना उसको रेंडर होने में टाइम लेता है। ऐसा नहीं है कि जब तक पिछला कोड रन नहीं करता वो उतना वेट करेगा, सिर्फ वो अपना वेट करता है। एसिंक का वेट अपने फंक्शन का वेट करता है कि जब तक मैं रेंडर नहीं होता तब तक मैं वेट करूंगा, तब तक मैं रेंडर नहीं होऊंगा, ठीक है। ये मेनली चीज़ होती है यहाँ पे आके। लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन कभी खराब नहीं होती हमारी, हमेशा चलती है। बट ये कि कुछ कोड अपने आप को ब्लॉक, अगले कोड को ब्लॉक नहीं करता, वो कहता है कि आप रन करते जाओ, मेरा टाइम आएगा तो मैं रन हो जाऊंगा खुद ही बाद में जाके। ये होता है हमारे पास एसिंक का वेट। डन हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यार हमारे पास। मैं आकर कंट्रोल एस कर रहा हूँ, वापस से कंट्रोल एस कर रहा हूँ, कंट्रोल एस कर रहा हूँ, और जो है इसने जो है मुझे, ठीक है, अब मैं अपनी एप्लीकेशन को जो है ना क्रैश करने लगा हूँ। आपको एक चीज़ दिखाने के लिए अपनी एप्लीकेशन को क्रैश करते हैं। रिकॉर्डिंग हो रही है मेरी क्लास। अब हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी कल, एम्प्टी एरे, जी। हमारा सेकंड पैरामीटर यूज इफेक्ट के अंदर, वो क्या काम कर रहा था? वो सर स्टोर नहीं था कर रहा उन्हें। नहीं ये नहीं था उसका काम। सुफियान क्या काम था उसका? हाँ हाँ आ रहा है, बताएं ज़रा जल्दी से। सर वो दोबारा से रेंडर हो रहा था जब भी हम कोई चीज़ एंटर करते हैं। माशाल्लाह, फितरा गलत है, गलत है, बता रहा हूँ अभी आके आपको। और कौन आया था? अपना अब्दुलरहमान। हाँ जी, वो जो एम्प्टी एरे था हम लोग वो क्यों डालते थे? सर ताकि वो रेंडरिंग एक दफ़ा ही हो। इनिशियल टाइम पर हो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। थैंक यू। हम लोग अपना एम्प्टी एरे डालते थे ताकि हमारा यूज इफेक्ट के अंदर जो भी लॉजिक पड़ा हुआ है ना वो सिर्फ एक टाइम पर, इनिशियल टाइम पर रन करे, बार बार रन ना करे वो, ठीक है। ये चीज़ थी। अब यहाँ पे आके जरा चेक करो, अगर क्या हो कि मेरा ये वाला जो डेटा है वो बार बार फेच होता रहे, मैं 30 यूजर्स को एक्सेस कर रहा हूँ ना यहाँ पे आके, क्या हो कि ये 30 यूजर्स बार बार मैं एक्सेस करता रहा हूँ, तो मेरी एप्लीकेशन एट द एंड क्रैश कर सकती है। तो यहाँ पे आके हमारे इंपॉर्टेंट है, मस्ट है, हम लोग अपना वो एम्प्टी एरे डाल दें। एम्प्टी एरे का मतलब सिर्फ इनिशियल टाइम पर रन करेगा वो, अगर नहीं डाला तो बार बार रन करता रहेगा, बार बार मैं उसी डेटा को फेच करता रहेगा। और मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि क्या मसला करेगा। आप आओ यहाँ पे और आप सेट यूजर्स जो हमारे ऊपर स्टेट थी उसको टारगेट करो और इसको पास कर दो अपना ये रिस्पॉन्स, ऊपर वाला वेरिएबल, ठीक है, पास कर दिया मैंने। कंट्रोल एस कर रहा हूँ इस चीज को मैं, और अब सेव करते हैं इस चीज को, आकर चेक करो क्या कह रहा है वो। फेच करता जा रहा है वो, कंसोल में प्रिंट करता जा रहा है, करता ही जा रहा है वो। अगर मैं ऊपर आपको दिखाऊं, उसने इतने टाइम में ये इतनी बार फेच करके दे दिया मेरा, और आगे वो फेच करता ही जा रहा है। क्योंकि हमें पता है कि जब हमारा कंपोनेंट रेंडर होता है हमारा यूज इफेक्ट उसके साथ रेंडर होता है, और जब जो है अगर हमने एम्प्टी वो नहीं एम्प्टी एरे नहीं डालते हैं, अगर हम लोग डाल देते हैं तो फिर वो इनिशियल टाइम पर रेंडर होगा, और अगर नहीं डालते हैं तो बार बार रेंडर होता जाएगा। तो ये वही काम हो रहा है यहाँ पे आके, मेरी एप्लीकेशन क्रैश है। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि उसकी जरूरत क्यों है हमें। मैंने कल भी बताया था कि वो हमें एम्प्टी एरे लगाना पड़ेगा जब हम लोग अपनी किसी एपीआई को फेच कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेटा होगा, एक बंडल होगा पूरे डेटा का, वो अगर बार बार फेच करते गए एट एंड एप्लीकेशन क्रैश ही हो गई ना फिर हमारी। ऐसे ही है। आ जाओ जरा इधर। तो हम लोग क्या काम करेंगे इस यूज इफेक्ट के अंदर, इसका जिसके अंदर मेरा ये फेच यूजर्स कॉल हो रहा था, कॉमा करके एम्प्टी एरे, यही था। सेव कर देंगे इस चीज़ को आके। तो अब पूरी उम्मीद है कि वो बच जाएगा जहाँ तक उसने काम किया। एक बार इसको आके बस रिलोड कर लो तो हाँ जी,
आप समझ आ गई हमें क्या काम हो रहा है हमारे साथ यहाँ पे? कोई मसला इसके अंदर है क्या? क्लियर है? ठीक है। तो मैं वीडियो देखूंगा समझ आती है। तो अभी यहाँ पे क्या कर रहे हो सर फिर? लेट आया था ना, तो पहले नहीं समझ लगा जो आपने करवा दिया। बाकी सबको क्लियर हो गया? ठीक है। तो अब सिंपली यही है, जो मेरी स्टेट है उसके ऊपर मैप का मेथड अप्लाई कर दो, बस हमारा वो सारा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये हमारा डेटा डेटा तो हमने एक्सेस कर ही लिया है, सारा स्ट्रक्चर हमारा बन जाएगा। तो अब वो बना लेते हैं फिर। गिटहब यूजर्स हैं, मैं आऊँगा यहाँ पे आके और मैं अपना एक यूएल का टैग डाल दूंगा। यूएल का टैग डालते हैं इसके ऊपर आके, और क्लास नेम इसको देते हैं हम लोग माई यूजर्स। ठीक है, माई यूजर्स की मैंने आकर इसको क्लास दे दिया, और इसके अंदर जो है ना मैं लगा रहा हूँ मेरे यूजर्स, जो मेरी स्टेट है यूजर्स ही है ना, हाँ यूजर्स ही, और इसको मैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर डालूंगा ना, ऑब्वियस है। यूजर्स डॉट मैप का मेथड अप्लाई करो। और मैप का मेथड प्योर फंक्शन है कि इम्प्योर फंक्शन है? कल बात की थी मैंने। फंक्शन है। प्योर फंक्शन है। क्या होता था प्योर और इम्प्योर फंक्शन? सर नहीं यार। अच्छा वाला याद था, हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्योर और इम्प्योर फंक्शन। कल बार बार बोला था कि इसको नहीं भूलना कभी। सर नहीं बोल। बताएं इसी तरह। इम्प्योर में वो ओरिजिनल जो हमारे पास रहता है तो उसी में ऐड कर देता है। ये किसमें, ये किसमें होता है? अब क्या करें? इम्प्योर में इम्प्योर में होता है ये, हाँ। उसी में कर देता है, और जो प्योर होता है उसमें उसमें वो उसकी कॉपी जनरेट करता है, और उसके बाद वो उस कॉपी के ऊपर आकर सारा काम करता है। डन हो गया? ओरिजिनल वाले को वो एक रेफरेंस मानता है और उस रेफरेंस की एक कॉपी जनरेट करता है और उसके ऊपर वो सारा काम करता है। ये था हमारा प्योर फंक्शन। ठीक है। Also impure. इम्प्योर जो है हमेशा ओरिजिनल वाले के अंदर चेंजिंग करता है। अच्छा जी, मैप का मेथड हमारा क्या है? प्योर फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन और प्योर फंक्शन है। इसको मैं अपना एक बीच में पैरामीटर पास करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये पैरामीटर के अंदर ही मेरे डेटा की सारी एक कॉपी जनरेट होगी। हमने कल भी ये बात की थी, इस पैरामीटर के अंदर वो सारी कॉपी जनरेट होती है ना। तो आज यूजर्स कर लेते हैं, बल्कि यूजर मेरे जो वो तो मेरे पास पहले ही है, मेरे यूजर्स कर लेते हैं। ठीक है, मेरे यूजर्स आ गए, और वापस से वो पूरा अपना रिटर्न करवा लो। और अब अगर आकर मैं आपको दिखाऊं, एक एल का टैग डालूंगा मैं यहाँ पे आके, एल, और इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं मेरे यूजर्स डॉट करके, और मैं अब यहाँ पे आके अपना डेटा चेक करूंगा कि क्या क्या चीजें हैं मेरे पास। लॉगिन है, मतलब उसका नाम मेरे यूजर्स डॉट लॉगिन अगर मैं करता हूँ और सेव करके आपको ब्राउजर में आके दिखाऊं यहाँ पे, तो आप लोग देखोगे सभी के नाम तो आ रहे हैं मेरे पास। ठीक है, काम बन रहा है। मैंने आप ऑफिस नीचे वो की का वार्निंग दे रहा है मुझे, वो मैं बाद में सेट कर लूंगा, बट यहाँ तक मेरा काम तो बन के आ रहा है। कोई मसला है इसके अंदर? हमें क्लियर है सबको यहाँ तक? ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसको बेहतर बनाते हैं हम लोग। फिर आके आ जाओ जरा, इसको बेहतर किस तरह से बनाया जा सकता है? एक प्रोफाइल होनी चाहिए, एक उसका सामने जो है उसका नाम होना चाहिए, और नीचे उसके गिटहब का लिंक होना चाहिए। मैं कुछ लॉजिक बनाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, स्ट्रक्चर भी कुछ इस तरह का रखते हैं। सर एक टेबल बना सकते हैं इसमें। टेबल बना सकते हैं, बट मैं उसको एक लिस्ट बना रहा हूँ ना, एक पूरी 3 रोज होंगी मेरे पास यहाँ पे, और मैं उन 3 रोज के अंदर रहकर सारा काम करूंगा। आज जरा, तो मैं लॉगिन वाले को नहीं, मैं अपनी इमेज को टारगेट करूंगा। मेरे यूजर्स डॉट इमेज के लिए यहाँ पे क्या है? एवटार, एवटार है ना। अगर मैं इसके ऊपर आकर आपको दिखाऊं तो ये एवटार ही है मेरी इमेज। ठीक है, तो एवटार यूआरएल करूंगा मैं, मेरे यूजर्स डॉट एवटार अंडरस्कोर यूआरएल मेरा। और अगर इसको सेव करके मैं आपको मेरा ब्राउजर दिखाता हूं तो, अच्छा मुझे तो यार उसमें डालना था ना, ये अपने IMG के टैग के अंदर। तो फिर वो सर आपको कॉल नहीं करवाने पड़ेंगे इसमें? करवा तो रहा हूँ मैं कॉल यहाँ पे आके, और क्या कर रहा हूँ? avatar.url के थ्रू सर, फिर वो फोटोज तो नहीं आ रही? नहीं आ रही, क्योंकि मैंने IMG का टैग नहीं डाला हुआ, मैंने LI के अंदर कॉल करवा दी गलती से। मैं अपना IMG का टैग डालूंगा ना यहाँ पे, ऑब्वियस है। तो आके अपना क्या काम करते हैं, एक IMG का टैग डाल देते हैं। इसी IMG के टैग के अंदर, इसी LI के टैग के अंदर सारा काम होगा। SRC के अंदर मैं क्या काम करूंगा, इसके अंदर आकर मैं करूंगा मेरे यूजर्स डॉट एवटार अंडरस्कोर यूआरएल, कुछ ऐसे ही सेव करते हैं, ब्राउजर के अंदर आते हैं, तो बिल्कुल मेरा काम कर बन रहा है। यहाँ पे आके सभी के साथ उसकी इमेजेस आ गई हैं, थोड़ा सा इसको सेट कर लेंगे हम लोग आगे, बट यहाँ पे हमारा काम प्रॉपर वर्किंग में है। ठीक है, और की जगह मैं उसका लॉगिन दे दूंगा कि अगर वो नाम शो हो इमेज हमारी, तो उसका नाम शो हो जाए। तो मैं मेरे यूजर्स डॉट क्या लॉगिन, डन। इमेज हो गया हमारे पास। इमेज के बाद मैं क्या चीज़ रखने वाला हूँ यहाँ पे, उसका नाम होगा इमेज के सामने, और उसके नीचे उसकी प्रोफाइल होगी। मैं कुछ ये काम कर रहा हूँ, तो एक डिव का टैग डालते हैं यहाँ पे आके इसी LI के अंदर, जिसके अंदर पहले होगा मेरा H4,
जिसके अंदर मैं कर दूंगा मेरे यूजर्स डॉट लॉगिन, जो कि उसका नाम होगा, ऐसे ही है। और उसके बाद कंट्रोल डी करके इसको H5 के अंदर रखते हैं इस बार, H5, और मेरे यूजर्स डॉट जो होगा मैं उस चेक करूंगा कि लिंक कौन सा है इनके पास, जो कि उसकी रेपो के ऊपर मुझे लेकर जाएगा, गिटहब की रेपो के ऊपर। आई थिंक सो ये HTML URL होगा, मैं चेक कर लेता हूँ ना। ये वाला यार HTML URL है। तो ये वाला मैं लिख दूंगा पास यहाँ पे आके, मेरे यूजर्स डॉट मेरा HTML_URL। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज़ से नोटिस करो, मुझे सजेशन नहीं मिल रही जैसे मुझे पहले लास्ट क्लास में मिल रही थी जब मैंने स्टेज के थ्रू सारा काम किया था, मिल रही थी मुझे वहाँ पे। यहाँ पे नहीं मिल रही है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट एक लिंक फेच किया जा रहा है, यहाँ पे मैं किसी अपने हार्ड कोड डेटा को फेच नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे सजेशन नहीं मिलने वाली है। यहाँ पे आपके चेक करते हैं, सेव करते हैं, ब्राउजर के अंदर आते हैं और देखते हैं कि क्या दिखाता है वो हमें। हाँ जी बिल्कुल, हमारा ये प्रॉपर वर्किंग है, और इसको मुझे एंकर टैग के अंदर डालना था यार। इसको तो मैं अपने एक लिंक अगर मुझे है तो इसको फिर मैं अपने एंकर टैग के अंदर डाल सकता हूँ ना। तो इसको फिर एक एंकर टैग के अंदर डालते हैं, एंकर टैग, और उसके बाद एक href होगा हमारा, जिसके अंदर मैं डाल दूंगा मेरे यूजर्स डॉट मेरी प्रोफाइल नहीं HTML_URL, और यहाँ पर जो चीज़ है मैं इधर क्या लिखूंगा, प्रोफाइल लिख देते हैं। तो जैसे कोई प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेगा वो उस स्पेसिफिक यूजर की प्रोफाइल के ऊपर पहुंच जाएगा, एग्जैक्टली कुछ इस तरह से। जैसे कि इस प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेगा तो वो इस यूजर की जो गिटहब के ऊपर पहुंचेगा, क्लिक करो तो आएगा मेरा गिटहब, हाँ जी उसी यूजर का गिटहब आ चुका है, ठीक है। अगर मैं नीचे वाले किसी और की प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये इसकी प्रोफाइल के ऊपर अगर क्लिक करते हैं तो ये इसकी प्रोफाइल के ऊपर मुझे पहुंचना चाहिए, तो मैं बिल्कुल पहुंच रहा हूँ। कोई मसला है यहाँ तक किसी को, क्लियर है? आ जाओ जरा। तो फिर आगे अपना आप थोड़ी वो CSS देते हैं इसको, HTML का काम तो प्रॉपर हो गया है, लॉजिक हमारा सारा हो गया है, थोड़ा बहुत इसको स्टाइल करते हैं। अब सर हम यूट्यूब से भी ये API फैच कर सकते हैं, मतलब कि किसी चैनल की वीडियोस हैं, जैसे कल मैंने आपको दिखाया था कि वीडियोस का डाटा था। अच्छा कर सकते हैं, हमारे पास YouTube की API है, इसलिए YouTube की API है, वहाँ से हम लोग YouTube का जितना भी डेटा है वो हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, हम फैच लोग कर सकते ये चाहें कि जैसे इसने तो अपनी मर्जी से किया ना कि 30 बंदों का डाटा उठा के दे दिया, अगर हम चाहें कि 6 हो या 5 हो तो कर सकते हैं। फिल्टर हमने फिल्टर देखा हुआ उसके लिए, हाँ ठीक है। मैं इसके अंदर फिल्टर करूँगा, खैर प्रॉपर प्रोजेक्ट बनाएंगे इसको, बट इसको अब मैं थोड़ी बहुत CSS देने वाला हूँ ऊपर। अपनी CSS को जो मैं इंपोर्ट कर लूँगा, इंपोर्ट करवाओ मेरे डॉट क्या है, github.css, github.css कुछ यही है, ठीक है। और अब आ जाओ इधर और मैं अपनी इसको CSS देता हूँ। मैं बोलूँगा कि जो मेरा माई यूजर्स है ना, माई यूजर्स, इसको थोड़ी सी CSS देते हैं। मैं बोलूँगा माई यूजर्स, आप क्या काम करो, डिस्प्ले आप उसके फ्लेक्स करो पहले तो, और उसके बाद फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करो। चेक करते हैं कि क्या कहता है ये हमें, ठीक है। ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया, हैश माई यूजर्स या ना। उसके बाद जो उसके अंदर मेरा था यूजर था, क्या था उसके अंदर, li है। मैं बोलूँगा माई यूजर्स के अंदर जो li पड़ा हुआ है टैग मेरा, उसको टारगेट कर लो। डॉट माई यूजर्स के अंदर जो भी मेरा li का टैग है ना, आप क्या काम करो, या एक काम ये भी किया जा सकता है यार, अगर मैं इसकी डिस्प्ले को सिंपल ग्रिड कर देता हूँ और उसके बाद जो है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम कर दूँ मैं इसको, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, और रिपीट करते हैं इसको। हम लोग रिपीट का फंक्शन हमने देखा हुआ है, 3 बार रिपीट करो किसको, मेरे 1fr को, कुछ इस तरह से। और चेक करते हैं कि 3 रोज हमारे पास, हाँ मैं कुछ इस तरह की चीज़ चाह रहा हूँ, ये ठीक है। 3 आ गया हमारे पास कॉलम्स। अब इसको थोड़ा सा और सेट करते हैं। मैं इन सभी जितने भी एलाइज है ना, मैं बोलूँगा कि इनकी एक विड्थ दो आप, स्पेसिफिक कितनी विड्थ दें, 300 पिक्सल की अगर मैं इनको विड्थ दे देता हूँ। आई थिंक मुझे यहाँ पर नहीं देनी चाहिए इसको विड्थ। मैं अपनी इमेज को सेट करूँगा यहाँ पे, हाँ एलाई के अंदर जो मैं टारगेट करूँगा मेरे इमेज के टैग को, मैं बोलूँगा कि उसको एक सर्कल के अंदर लेकर आओ। जो सर्कल होता है ना, प्रोफाइल जैसी शो हो रही होती है, विड्थ दो इसको फिर कोई 200 पिक्सल्स तक की, हाइट भी दो आप इसको कोई तकरीबन 200 पिक्सल्स तक की, बट बॉर्डर रेडियस आप इसको दे दो 100% तक का, और सेव करो। हाँ कुछ बेहतर है ये हमारे पास। थोड़ा सा और इमेज को छोटा थोड़ा सा और कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो सर अगर वो डेकोरेशन डन कर देंगे, हाँ वो करेंगे अभी हम लोग 100 या 150 करते हैं इस चीज़ को, और इसको भी जो है हम लोग 150 कर देते हैं और सेव करते हैं। काफ़ी बेहतर तो हो गया यार, ये काफ़ी बेहतर है। हाँ वो मैं अभी हटा देता हूँ। मैं एल को टारगेट करूँगा, मैं बोलूँगा कि जितने भी एल हैं आप उन सभी के लिस्ट स्टाइल को जो है ना, क्या काम करो, नन कर दो।
उसके बाद इस पूरे को आई थिंक सेंटर में होना चाहिए, बिल्कुल सेंटर में लेकर आते हैं। तो मैं इस माई यूज़र को टारगेट करूँगा और इसके जो है ना अलाइन आइटम्स, इसको अगर मैं सेंटर कर देता हूँ, अलाइन आइटम से इसने नहीं किया सेंटर में सारे के सारे कंटेंट को। So align text. हाँ अलाइन नहीं, अलाइन टेक्स्ट नहीं था, अलाइन आइटम्स था हमारे पास यहाँ पे। सर वो ग्रिड के साथ भी इस्तेमाल हो जाता है। हाँ ये होता था, उसका नहीं align है। फ्लैग अलाइन सेल्फ था कि इस तरह का ही कुछ था यार, सेल्फ नहीं था। अगर मैं इसका Place जस्ट item set. प्लेस आइटम, हाँ गुड, मुझे प्लेस आइटम यार, मैं काफ़ी टाइम से CSS के ऊपर काम नहीं किया यार। सेंटर, अगर हम लोग सेंटर्स लिख दिया मैंने, सेंटर अगर हम लोग करते हैं, हाँ यही था, ठीक और है। फिर अगर टेक्स्ट को बीच में डाला, उसका तो सिंपल टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दो। हमारा जो है वो मैं बोलूँगा जो मेरा H1 है, जो भी मेरा H1 है, आप उसके टेक्स्ट लाइन को सेंटर में ले आओ, टेक्स्ट लाइन सेंटर, वैसे सेंटर में आ जाएगा। नहीं आया। हाँ सॉरी कहाँ पे है सेंटर? नहीं नीचे वाला से। अच्छा ये, profiles का। हाँ इसको जो है मैं अभी सेंटर में करता हूँ, बट मैं इसको इसका मेरा लॉजिक सेंटर में लाने का नहीं, मेरा लॉजिक है इनके साइड में लाने का, ठीक है। मैं इसके साइड में लेकर आऊँगा। तो जो मेरा LI है ना, LI मैं इसके डिस्प्ले को अगर कर दूँ आकर फ्लेक्स, डिस्प्ले मेरा आज हो जाएगा ये फ्लेक्स, तो ये आएगा बिल्कुल कुछ इस तरह से। मैं यही काम करना चाह रहा हूँ। अलाइन आइटम इसकी सेंटर करते हैं, अलाइन आइटम सेंटर कुछ इस तरह से, बिल्कुल यही है। उसके बाद सर ग्रिड के अंदर थोड़ा सा तो वो देखिए वहाँ रो से गैप पूरी और रो- कॉलम गैप दे देना। हाँ वो मैं दे देता हूँ इसको, मैं और भी कुछ चीज़ें सेट करने की मैं थोड़ा बहुत जो है ना रो गैप दे देता हूँ इसको। तो वहाँ से थोड़ी सी टेढ़ी होगी। हाँ वही मैं देख रहा हूँ ना, गैप देते हैं इसको ज़रा हम लोग आके, रो गैप कोई 1 या 10 पिक्सल्स तक अगर हम लोग देते हैं। हाँ एक तो ये हो गया, हमने गैप दे दिया इसके अंदर रह के। और उसके बाद हम लोग और क्या काम कर सकते हैं इसके अंदर, तो पहले तो थोड़े बहुत इन टेक्स्ट के अंदर जो है थोड़ा बहुत स्पेस देते हैं, ठीक है। तो मैं बोलूँगा LI है ना, LI के अंदर जो IMG का टैग है ये भी है, इसको मार्जिन दे दो आप सिंपल, कितनी किस साइड से भला, राइट साइड से। ये राइट साइड है, ये हमारी राइट साइड अगर है। आपने इस तरह करना हो कि जो उसका नाम है उस पर क्लिक करें तो प्रोफाइल पे चला जाए, तो उसके लिए क्या करें? आप यहाँ पे ये इस पर मोजोम्बो पर चाह रहे हो आप तो लोग, जम्बो पे क्लिक किया उसकी प्रोफाइल पे चलेगा। हाँ तो फिर यहाँ पे जो आपने मोजोम्बो डाला हुआ है इसको आप एंकर टैग के अंदर डाल दो, और एंकर टैग में HRF में वही डक कर दो जो हमने यहाँ पे प्रोफाइल के अंदर किया, ठीक है। हाँ ये कुछ बेहतर लग रहा है मुझे, बट अभी भी थोड़ा सा मसला है ये ना, बिल्कुल इनकी अलाइनमेंट सेट नहीं है इस टाइम पे, ठीक है। वो हमें सेट करनी चाहिए इसकी। मेरी आई थिंक चार्जिंग फुल हो गई है, मैं इनकी अलाइनमेंट जो है वो सेंटर ठीक सेंटर कर लेता हूँ। अलाइन आइटम सेंटर है, जस्टिफाई कंटेंट भी अगर आकर मैं सेंटर करता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, बेस लाइन नहीं भाई सेंटर, और कंपाइलिंग। और एक चीज़ मैं और करूँगा, जो मेरा LI है ना, मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेक करूँगा कि बैकग्राउंड कलर इसने कितना कवर स्पेस कवर किया होगा इन सभी ने। हाँ तो इनके पास इतना स्पेस है, ठीक है, इन्होंने इतना स्पेस कवर किया हुआ है। ओके मैं इसको अगर 2FR तक करता हूँ, 2FR, मैंने इसको किया है 2FR, और जो है फ्रैक्शन के हिसाब से देगा उसने। हाँ उसने फ्रैक्शन के हिसाब से दिया है। मैं इसको अगर 300 पिक्सल्स तक करता हूँ, 300 पिक्सल्स तो ये थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा और कम करते हैं 200 तक, सर 1FR ही रहने दें और उसे वो जो प्लेस आइटम सेटर किया उसे स्टार्ट कर दें। 1 मिनट 1FR कर देते हैं, और सेंटर की बजाय स्टार्ट कर। चलो स्टार्ट करके चेक करते हैं कि ये हमें क्या कहता है। हाँ हसीद गुड, इस बंदे के लिए तालियां बजाओ सारा सबसे पहले। बॉय ने कहा ये क्या किया, ये तो यार मजबूरी के तौर पे आपने किया यार, थोड़ा सा अच्छा करना चाहिए, बॉय को थोड़ा अप्रिशिएट तो करो। बढ़िया वैसे। अच्छा जी तो इसको हम लोग हटाते हैं। हाँ कुछ बेहतर है, काफ़ी बेहतर हो गया ये हमारे पास यहाँ पे। अब यहाँ तक बताओ किसी को कोई मसला है, क्लियर है सबको, जी कोई भी ज़रा सा भी इशू यूज़ इफेक्ट के अंदर। इसके ऊपर आप जो हो अपनी वो प्रॉपर फिल्टर भी लगा सकते हो आईडी के थ्रू, बट यहाँ पे आईडी नहीं होगी हमारे पास। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे उन्होंने आईडी हमें दी हुई है। हाँ आईडी है तो सही, खैर सभी की आईडी रैंडम है, 1 2 3 4 5 आईडी के थ्रू डिलीट हो सकता है ये, फिर करें, कर देते हैं। एक बटन बनाते हैं, उस पर जैसे क्लिक हो तो हमारी वो स्पेसिफिक आईडी डिलीट हो जानी चाहिए। तो उससे पहले मैं ऊपर आऊँगा गिटहब यूजर्स के साथ,
और इसके साथ मैं उसकी लेंथ दे दूंगा कि इसकी लेंथ टोटल इस टाइम पे कितनी है, ताकि वो हमें प्रॉपर चीज़ हो। ये थोड़ी सी चीज़ रिपीट हो रही है बट कोई मसला नहीं है हमें। इधर आओ, एक div का टैग डालते हैं इसके अंदर है कि सेव करेंगे इस चीज़ को। उसके बाद एक मैं h2 का टैग डाल दूंगा और मैं बोलूँगा मेरे यूजर्स डॉट लेंथ, ऐसे ही है ना, यूजर्स डॉट लेंथ करो इस चीज़ को, तो 30 है यहाँ पे आके हमारे यूजर्स, ठीक है। और इनको हम लोग एक रो के अंदर कर देते हैं। मैं सिंपल इसका आके करता हूँ क्लास नेम इज इक्वल्स टू d माइनस फ्लेक्स, बूटस्ट्रैप आई थिंक सो इसके अंदर है, हाँ है, बूटस्ट्रैप इसके अंदर है। उसके बाद क्या काम करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देते हैं, जस्टिफाई माइनस कंटेंट और माइनस सेंटर, दोनों सेंटर में आ जाने चाहिए हमारे पास, बिल्कुल। अलाइन आइटम इसकी सेंटर कर देते हैं, अलाइन माइनस आइटम माइनस सेंटर, ठीक है। ये कुछ ऐसा से होगा, थोड़ा सा इनमें अगर हम लोग स्पेस दे देते हैं तो वो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। तो h1 को मैंने टारगेट किया ही हुआ है यहाँ पे अपनी सेपरेट CSS के अंदर आके। इसको मैं थोड़ी सी मार्जिन दे दूंगा, कितनी, राइट साइड से 1 rem तक की, इतना, ठीक है। फिर भी अलाइनमेंट इसकी ठीक नहीं लग रही है मुझे, है ना, सिर्फ पहले बेहतर लग रहा है। थोड़ा सा ऊपर है। छोटा इसलिए लग सेंड कर एक सेकेंड, हाँ जस्टिफाई काउंटर सेंटर किया है और सेंटर मैंने क्यों किया, दो मैंने क्यों किया सेंटर, क्या कह रहे हो? अच्छा हाँ, ये तो H2 में है, H1 में अगर मैं इसको भी डाल दूं तो फिर काम बन जाएगा मेरा। हाँ ये ठीक है, 30 यूजर्स हैं हमारे पास यहाँ पे इस टाइम पे टोटल। और गिटहब यूजर मैं कॉलन इसके आगे एक डाल दूंगा, कॉलन गिटहब यूजर्स कॉलन 30 है, 30 यूजर्स हैं इस टाइम पे आके हमारे पास। एक बटन बनाते हैं जिस पर ये डिलीट हो रहे होंगे हमारे सारे, एक सारे फिल्टरिंग करते हैं अब इन सब चीज़ों की। आ जाओ जरा इधर। तो फिल्टरिंग के लिए हमें क्या काम करना है, एक सेपरेट फंक्शन होगा हमारा जो कि इससे फिल्टर हो रहा होगा। तो पहले तो मैं अपना एक बटन बना लूंगा, इसके बाद आकर या इसी के अंदर डाल देते हैं अपना एक बटन, बटन .btn माइनस डेंजर बटन होगा और रिमूव होगा ये, ठीक है। और सभी के साथ ये रिमूव का बटन आ जाएगा इस तरह से, ओके, कोई मसला आ गया सभी के साथ। जब हमारा रिमूव का बटन, थोड़ा सा अब इनको इसकी फंक्शनैलिटी के ऊपर बात करते हैं, उसके बाद इसकी CSS के ऊपर बात करेंगे हम लोग। पहले इसकी फंक्शनैलिटी के ऊपर चेक करते हैं हम लोग। तो फंक्शनैलिटी के ऊपर मुझे क्या काम करना है, मुझे अपना एक ऑन क्लिक का इवेंट डालना है इसके ऊपर, कि जैसे इसके ऊपर आकर क्लिक होता है तो आप क्या काम करो, रिमूव करो रिमूव यूजर होगा मेरा फंक्शन, और मैं ID के थ्रू करूंगा इसको रिमूव। हमने ये भी देखा था, चलो फिलहाल मैं ये नहीं करता, ये करता हूँ फिलहाल के लिए, बताने के लिए आप लोगों को बस। रिमूव यूजर इज नॉट डिफाइंड ऑब्वियसली, तो कंकॉन्स करके रिमूव यूजर इज इक्वल्स टू ID के थ्रू मैं जो हूँ मैं उसको डिलीट करने वाला हूँ। वो जो उसने 1 2 3 4 ID दिया ना, मैं उसके थ्रू इसको डिलीट करने वाला हूँ। मैं एक एरो फंक्शन दूंगा यहाँ पे आके, और मैं इसको बोल दूंगा कि लेट करके सिंगल यूजर इज इक्वल टू, फिल्टर का मेथड बिल्कुल मैप के मेथड जैसा काम करता है। क्या वो हम लोग अपने एरे के ऊपर जो है मैप का मेथड अप्लाई करते हैं और उसको एक पैरामीटर पास कर देते थे, उसी तरह से फिल्टर का मेथड भी वही काम करेगा। हमारा एरे क्या है, यूजर्स, इस पर हम लोग फिल्टर का मेथड अप्लाई करेंगे। यूजर्स डॉट फिल्टर करो और इसको मैं पास करूंगा मेरा यूजर, ठीक है, मेरा यूजर, और इसको मैं बोलूंगा मेरा यूजर डॉट ID, क्योंकि मैं ID के थ्रू कर रहा हूँ इस चीज को। मेरा यूजर डॉट ID अगर नॉट इज इक्वल्स टू है मेरी इस ID के, ठीक है। अगर मेरे यूजर की ID इज इक्वल्स टू नहीं है मेरे इस ID के, तो आप क्या काम करो, सिंपली आप हमारे सेट यूजर्स को टारगेट करो और उसके अंदर पास करो हमारा सिंगल यूजर, ठीक है। बस हमारा काम बन चुका है। रिमूव यूजर नीचे पहले से कॉल हो रहा है हमारे पास, यहाँ पे बिल्कुल कॉल हो रहा है, बट मुझे इसको जो है अपनी ID पास करनी है कि ID के थ्रू ये डिलीट हो रहा होगा। सेव करते हैं इस चीज को, और ID इज नॉट डिफाइंड, ऑब्वियसली ID नहीं है, मेरे यूजर्स डॉट ID है, मेरे यूजर्स डॉट ID है ये, ठीक है, डन है। और एप्लीकेशन क्रैश है, पहले बता रहा हूँ कुछ इस तरह से, तो मुझे बताएंगे ना जल्दी से क्यों क्रैश है हमारी एप्लीकेशन। एरो फंक्शन लगाना था हम लोगों ने, अर्षित बॉय काम करके आया हुआ है आज, ठीक है, तुम लोग इजी ले रहे हो अर्षित को। नहीं सर, हमने कुछ भी नहीं कहा। इन्फिनिट लूप के अंदर वो जा चुका है इस टाइम पे हमारे पास, ठीक है। क्यों इन्फिनिट लूप के अंदर चला गया, क्योंकि वो अब हमारे क्लिक का वेट नहीं कर रहा, वो बार बार उसको डिलीट करता ही जा रहा है यहाँ पे। तो इस चीज से बचने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, एरो फंक्शन यूज करते हैं अपना कुछ इस तरह से,
जब ये फंक्शन हमने यूज़ कर लिया हुआ है यहाँ पे आके, अब आज उस इधर और अब चेक करते हैं कि प्रॉपर वर्क कर रहा है हमारा कि नहीं। गिटहब यूजर्स टोटल 30, रिमूव 29, बिल्कुल 28, 27, 26, 25, 24, 23 प्रॉपर वर्किंग है हमारी इसकी। सभी यूजर्स हमारे ठीक ठाक काम कर रहे हैं। बाकी ऑब्वियस आप लोग अपनी सर्च करने से लगा कि एक साथ में बटन बना दो कि इस पर जैसे क्लिक हो तो सारे यूजर्स वापस आ जाइए। मैंने आपको करके दिखाया हुआ किस तरह से करना है। हाँ, वो तो क्लियर करने के लिए है ना, मैं सारे यूजर्स वापस लाने की बात कर रहा हूँ। किया हुआ ना हमने, बस मैं वो नहीं करूँगा फिर। कोई मसला इसके अंदर है कि मुझे बताएं जरा, क्लियर है? गुड। थोड़ा सा है जो है ना, मैं बस इसको सेट कर रहा हूँ कि वो बस बटन का कोड दिखा दे। एक सेकेंड ना, मैं ये जो है ना इसके साथ में ही लिख दूंगा मैं मेरे यूजर्स डॉट लेंथ, तो यहीं पे वो मुझे शो करवा देगा मेरी यूजर्स डॉट लेंथ। हाँ ये ठीक लगी, अच्छी लग रही है। हाँ बटन इसकी बात कर रहे हो अस्जित, ये हमने ऊपर फिल्टर का मेथड अपना अप्लाई किया हुआ है रिमूव यूजर का। देखो ये एक आईडी एक हमेशा पैरामीटर लेता है कि आप किस पैरामीटर के थ्रू जो है ना अपनी फिल्टरिंग करना चाह रहे हो यहाँ पे आके। सर जो आईडी से इनपुट दी होती है वो उसके अंदर जो उसके अंदर किया आपने जेसन के अंदर, हाँ ये वही वाली आईडी लगता है। ये वाली आईडी जो है ना, ये वाली आईडी, ये वो आईडी है हमारे पास, ठीक है। ये दोनों आईडियां सेम है ना? मैंने उसको बोला है कि अगर इज इक्वल टू नहीं है, ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है ना, आगे जाके हम लोग अपना एक टॉपिक कवर करने वाले हैं शॉर्ट सर्किट्स का। जी शॉर्ट सर्किट्स में इसके ऊपर मैं बहुत बात करने वाला हूँ, बट फिलहाल इसका ये मतलब है कि जो चीज़ अगर यस है उसको नो कर दो, नो है तो उसको यस कर दो, उल्टा कर देता है वो। हमारे जैसे गेट नॉट का गेट था, ये नॉट का गेट है हमारे पास, ठीक है। वो उसको बोल रहा है कि अगर हमारे मेरे यूजर डॉट आई डी अगर इज इक्वल टू नहीं है मेरी आई डी के, तब आप सेट यूजर को टारगेट करके उसको सिंगल यूजर पास कर दो, बस अपना इतना सा काम है। आईडी के थ्रू वो डिलीट करके दे देगा मुझे। डन, कोई मसला। यहाँ तक आके जो है हमारा यूज इफेक्ट भी कवर हो चुका है। खैर इसके थ्रू मैं अपना एक और प्रोजेक्ट करूंगा जरूर, लेकिन वो शॉर्ट सर्किट्स के बाद में करूंगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट्स का इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक होगा हमारा टॉपिक। शॉर्ट सर्किट्स होंगे, कंडीशनल रेंडरिंग होगी और टर्नरी ऑपरेटर होगा। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तीनों, और इन तीनों को यूज़ करके हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में भी एक यूज इफेक्ट को ही यूज़ करेंगे, बट इन तीनों टॉपिक्स के साथ करेंगे। एक नया प्रोजेक्ट लेकर आऊँगा फिर। डन है? क्या कह रहे हो नासिर? नहीं ऐसा नहीं है यार कि हमारी रिएक्ट जो है वो कंप्लीट होने वाली है। अभी है कि हम लोगों ने ये जब काम करें उसके बाद हम लोग अपने फॉर्म्स को भी देख रहे हैं ना, तो अभी है कुछ टाइम। डन हो गया। सर ये एपीआई किया ना हमने, एपीआई फैच किया हमने, इसका यूज असल है ना हमारे वेबसाइट में? ये सारा डेटा एपीआई के थ्रू आ रहा है। नहीं सर, फॉर एग्जांपल हम ये कहाँ यूज करेंगे? मेरा क्वेश्चन ये है कि देखो अभी हम लोगों ने जो एपीआई यूज किया ना, वो डायरेक्ट गूगल से कोई एपीआई यूज किया। हम लोग बैकएंड में अपनी एपीआई बनाते हैं। एपीआई का मैंने कल आपको बताया था डिटेल में कि एक ऐसी चीज जो कि हमारे डेटा को एक सर्वर से लेकर आती है, बस ठीक है। हमारा बैकएंड का सर्वर होगा, वहां से एक डेटा आ रहा होगा जो कि फ्रंट एंड में ये फैक्ट जो है वो उसको एक्सेप्ट करेगा, उस डेटा को हमें शो करवाएगा। एपीआई का काम मेनली ये है कि वो डेटा को एक्सेस करता है। मैंने क्या काम किया, गूगल से किसी एपीआई को उठा लिया यहाँ पे आके। आप लोग जो हो आगे जाके हम लोग ये काम करेंगे, बैकएंड की एपीआई, हाँ हमारा बैकएंड बना होगा, उसके डेटा को एक्सेस करेंगे फ्रंट एंड पे। लॉजिक ये रहेगा, फैची लगेगा। हाँ कुछ लोग एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को यूज करते हैं, जब कुछ लोग नहीं कहूँगा, बहुत से लोग, ज्यादातर लोग वही यूज करते हैं, हम लोग भी वही यूज करेंगे। एक्सियोस के नाम से एक लाइब्रेरी होती है, शायद आपने नाम सुना हो, तो वो हम लोग यूज करेंगे आगे जाके। और एक्सियोस और फैच दोनों एक ही काम करते हैं। उसमें फिर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हमारा जो है स्टेटस कोड, जो मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था, स्टेटस कोड किस तरह से काम कर रहे थे, क्योंकि वो हमें वहाँ पर देने पड़ते हैं। सारी चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी वो है रिएक्ट के टॉपिक्स हमारे पड़े हुए हैं इस टाइम पे। नेक्स्ट वीक पूरा लगेगा, और 3 हफ्ते ज़्यादा नहीं, 2.5 हफ्ते लगा लो, 2.5 हफ्ते लगा लो। सात महीने लग जाएंगे। 3 हफ्ते के इससे पहले ही हो जाएगा वैसे। कल का वीक, नेक्स्ट वीक तो पूरा लगेगा, और उससे नेक्स्ट वीक भी पूरा लगेगा। उसके बाद जो है ऑप्शनल है, लेकिन 2 वीक्स तो कंफर्म है। सर कल वाली रिकॉर्डिंग बढ़िया, कल वाली रिकॉर्डिंग मैंने सेंड की नहीं हुई है। हाँ जरूर। नासिर आपने रिकॉर्डिंग सेंड नहीं किया यार किसी को।